हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द एडल एग्रीकल्चर क्लासेस। इस वाले लेक्चर से हम एग्रोनॉमी के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस विल बी द फर्स्ट लेक्चर फॉर द एग्रोनॉमी एंड फॉर ऑल दोज जो इनको डाउट है कि ये 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग है कि नहीं, सो येस इट इज़। तो अब लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लेक्चर विच इज़ एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप। So this is all the syllabus we will going to cover. So today's lecture will be about the first topic agronomy and its scope. तो सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर एज वेल एज एग्रोनॉमी दोनों का ही थोड़ा सिमिलर सा फंक्शन रहता है, लेकिन दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्रीकल्चर फर्स्ट। सो एग्रीकल्चर होता क्या है? एग्रीकल्चर हमारा जो टर्म है वो ड्राइव हुआ है दो वर्ड से मिलकर। पहला वर्ड है हमारा एग्री और दूसरा वर्ड है हमारा कल्चर, या फिर हम लोग कल्चरा भी लिख सकते हैं, या फिर एग्री के अलावा हमारा दूसरा वर्ड जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है अगर। सो एग्री लिखो या फिर अगर लिखो, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग हमारा सॉइल होता है, मतलब यहाँ पे हम लोग सॉइल का यूज़ करेंगे। और दूसरा कल्चर, कल्चर इज मीनिंग ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब ही कल्चर होता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि जब भी हम एग्रीकल्चर टर्म यूज़ करते हैं, यहाँ पर तो हम लोगों ने सॉइल का इन्वॉल्वमेंट कर लिया, सॉइल का यूज़ करके हम लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे अदर तरीके के भी कल्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स में हमारा एग्रोनॉमी भी आता है, या फिर एग्रीकल्चर हम लोग जनरली जिसे बोलते हैं, और दूसरा हमारा हॉर्टिकल्चर भी आ सकता है, जिसमें हम फ्रूट और वेजिटेबल्स को ग्रो करवाते हैं। सेकंड हमारा रहता है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, बी कीपिंग। बी कीपिंग को हम लोग साइंटिफिक टर्म्स में क्या बोलते हैं? अपना एपीकल्चर। सो एपीकल्चर में एपी वर्ड आ रहा है विच मीन्स बी। तो यहाँ पे हमारे कल्चर डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन दे आर ऑल पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट वन में यहाँ पे तो सॉइल लेस कल्चर है, यहाँ पे तो सॉइल का यूज़ भी नहीं करते हैं। ये क्या है हमारा? हाइड्रोपोनिक्स। क्या है? हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री रियरिंग और द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रीज़ का कल्टीवेशन करा रहे हैं, प्लांटेशन करा रहे हैं। सो इट कैन बी अंडर एग्रो फॉरेस्ट्री, राइट? एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर आ सकता है। यहाँ पे हम लोग इसको, आपने देखा होगा ककून है, ये है ना ककून, मतलब यहाँ पे सेरीकल्चर की बात करी गई है, सेरीकल्चर। सो हमारे डिफरेंट टाइप के कल्चर्स होते हैं और दे ऑल आर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर ओनली। ठीक है, सो जो हमारा एग्रीकल्चर है वो हमारा दो लैटिन वर्ड से मिलके बना है। वाई वी यूज़ लैटिन वर्ड? वी यूज़ लैटिन वर्ड बिकॉज हम लोग इंग्लिश वगैरह यूज़ इसीलिए नहीं करते क्योंकि हम उसमें अभी भी ग्रामेटिकल एरर्स अगर आते हैं तो उनमें चेंजेस लाते हैं, राइट? लेकिन हम लैटिन लैंग्वेज को अब चेंज नहीं कर सकते हैं, इट इज़ एन ओल्ड लैंग्वेज। तो हम लोग इसीलिए इसे साइंटिफिक टर्म्स में यूज़ करते हैं, आइदर इट इज़ ग्रीक, लैटिन। ओके, सो यहाँ पे जो है हमारा एगर और एग्री का मतलब होता है सॉइल और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। अगर हमसे कोई पूछ ले कि डेफिनेशन बताओ, तो डेफिनेशन को भी हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर इज़ द आर्ट, साइंस एंड बिजनेस ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, growing crops and raising animals to produce food, fiber and other products using practical skills, scientific techniques and effective management to maximize yield and profit. So आई होप जिनको आ गया होगा वो आगे स्किप कर सकते हैं, जिन्हें नहीं आया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग की ये डेफिनेशन कहती क्या है तो हम इसे देख लेते हैं। सो एग्रीकल्चर क्या होता है? एक आर्ट है। आर्ट मतलब एक स्किल आनी चाहिए आपको। फार्मर्स के पास स्किल है क्या करने के लिए? टू ग्रो क्रॉप्स, तो वो एक स्किल है, एक आर्ट है, कला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साइंस। हमें साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रॉप उठाई और हमने लगा दिया और उसका कोई साइंटिफिक नॉलेज हमें नहीं है, तो हमारे को साइंटिफिक नॉलेज भी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमें बिजनेस का भी ज्ञान होना चाहिए। बिजनेस मतलब हम लोगों को यील्ड कैसे निकाली जाए, प्रॉफिट लॉस, इन सब का नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि बिजनेस ऑफ कल्टिवेटिंग। नाउ दिस next word is soil, growing crops and raising of animals. What is cultivating of soil? Cultivating, पेड़ों पे तो सॉइल नहीं उगाई जाती ना, तो सॉइल कल्टीवेशन का क्या मतलब है? सॉइल कल्टीवेशन का मतलब है जब भी हम लोग क्रॉप ग्रो करते हैं, राइट, ग्रो करते हैं क्रॉप को, तो हम लोगों को लैंड को लेवल करना पड़ता है, टिलेज प्रैक्टिसेस वगैरह वगैरह ये सब फॉलो करनी पड़ती हैं। सो वी हैव टू प्रिपेयर द लैंड फॉर द कल्टीवेशन। सो प्रिपरेशन ऑफ द लैंड इज ऑल्सो नोन एज cultivation. It will also come under the cultivation practices. So when we study the agriculture, we are also studying the cultivation of the soil. नेक्स्ट वन इज़ ग्रोइंग क्रॉप्स। ऑब्वियसली हम लोग क्रॉप कैसे उगाई जाती है वो भी पढ़ते हैं।
नेक्स्ट इज रेजिंग एनिमल्स टू प्रोड्यूस फूड, फाइबर एंड अदर प्रोडक्ट्स। एनिमल्स का भी पढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर एक हमारा सब्जेक्ट भी होता है एनिमल हस्बेंड्री का, जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे उनसे हम लोग फूड ड्राइव कर सकते हैं, फाइबर और अदर प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रैक्टिकल स्किल आनी चाहिए, अगेन साइंस के अंडर आता है, साइंटिफिक टेक्निक्स हमें पता होनी चाहिए और हमें इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आनी चाहिए। हमें मैनेज करना आएगा तभी तो हम उस जो बिज़नेस है, अगर हम एग्रीकल्चर बिजनेस खोल के बैठे हैं तो हम तभी तो उसमें से प्रॉफिट और यील्ड मैक्सिमाइज कर पाएंगे, है ना। तो ये जो दोनों चीज़ें होती हैं इन सबको मिला के ही हम उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या हमारा रोल है। सो सबसे पहला रोल आता है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन का। अगर हम इसे एग्रीकल्चर में बोल रहे हैं तो आप इसके कुछ पॉइंट्स मॉडिफाई करके एग्रोनॉमी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई हैव ओनली कवर्ड द एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस, और दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। इधर भी हम लोग ग्रोइंग क्रॉप्स के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। एग्रीकल्चर इज़ मेनली बेसिकली ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, वैसे होती अदर ब्रांचेस भी हैं लेकिन हम लोग मेनली क्रॉप की स्टडीज़ को ज़्यादा मानते हैं। तो जब भी इसमें जो पॉइंटर्स आएंगे आपके, तो आप इसे एग्रोनॉमी में मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। ओके, सो डरना नहीं है कि पता नहीं अब मैम एग्रोनॉमी तो पढ़ा नहीं रही है, एग्रीकल्चर का पढ़ा रही हैं, हम कैसे लिखेंगे, आउट ऑफ द सिलेबस है। नो, इट इज़ आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। ओके, तो इनका एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपके MCQ में फिलअप्स में आया जा सकता है। इवन इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो फर्स्ट वन इज इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन या फिर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। सबसे पहला आता है हमारा GDP शेयर। GDP शेयर कितना है, ये जो डेटा है देखना एग्ज़ाम से पहले। देखो, जब भी मैं कोई भी डेटा दूँ तो एग्ज़ाम से पहले एक बार जो जाके है ना गूगल कर लेना, गूगल करने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। जो यहाँ पे मैंने डेटा इंक्लूड करा है वो 2023 से लेकर 24 तक का है, और ये डेटा कहाँ से है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अपना डेटा निकाला, जिन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी GDP में वो कितना है 17.9%, जो कि बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द प्री इंडिपेंडेंस या फिर इंडिपेंडेंस एरा भी हम लोग देख लें तो हमारा GDP का शेयर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब काफ़ी कम हो गया है। इट रिड्यूस टू 17.9%। ओके, सो अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट देखें तो 2011 का सेंसस, लास्ट सेंसस तभी हुआ था, तो उसका डेटा देखें तो 54.6% हमारे जो लोग हैं इंडिया में वो अभी भी एग्रीकल्चर में हैं। और एग्रीकल्चर में क्या काम कर रहे हैं, वो एज अ कल्टीवेटर भी काम कर रहे हैं, खुद के खेत हैं उनके, या फिर एज अ एग्रीकल्चर लेबरर्स भी काम कर रहे हैं। तो इंडिया का वर्क फोर्स हमारा 54.6% अकॉर्डिंग टू द 2011 का सेंसस का डेटा एग्रीकल्चर के अंदर आता है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड इम्पॉर्टेंस की, जो कि है हमारा लैंड एंड फॉरेस्ट कवरेज। तो इंडिया के पास 328.7 मिलियन हेक्टेयर जो है जोग्राफिकल एरिया है, जिसका 307.79 मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड है। तो मतलब इंडिया के पास इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड है। इसका मतलब हम लोग अगर एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसको इम्प्रूव करें तो ओवरऑल गेन्स हमें देखने को मिलेंगे। इन दिस मच एरिया अबाउट 72.01 मिलियन हेक्टेयर लैंड इज कवर्ड इन फॉरेस्ट, जो कि बनाता है 23.4%। इसका मतलब है हमारा जोग्राफिकल एरिया कितना है 328.7 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें से 307.79 मिलियन हेक्टेयर हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, और उसका भी 72.01 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है हमारा फॉरेस्ट के अंदर आता है। और ये वाला जो लैंड एरिया है ये 23.4% बनाता है हमारे एग्रीकल्चर लैंड का। लेकिन जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी बोलती है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो बोलती है वो बोलती है कि इंडिया या फिर कहीं का भी कवरेज 33% होना चाहिए फॉर द मोस्ट इकोलॉजिकल बैलेंस। तो हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बोल रही है कि 33% एरिया होना चाहिए, और हमारे पास एक्चुअल में कितना है 23.4%, जिससे हमें ये क्या पता चलता है कि हम लोग काफ़ी मैक्सिमम एरिया जो है हमारा एग्रीकल्चर के अंडर है और फॉरेस्ट के अंदर है। तो अगर हम इन एरियाज़ पे फोकस करें तो हम ओवरऑल जो है
इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन जगहों से ले सकते हैं, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं प्रॉपर, अगर हम उन्हें यूटिलाइज़ करें तो। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ही नहीं है, इतना सारा लैंड है एग्रीकल्चर के अंडर लेकिन हम कुछ कर ही नहीं रहे। एग्रीकल्चर के अंडर सिर्फ ग्रोइंग क्रॉप्स की बात नहीं हो रही है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि हम लोगों ने अभी जस्ट एग्रीकल्चर पढ़ा, एग्रीकल्चर के अंदर हमारा एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम लोग वास्ट एरियाज़ में बात करें, सिर्फ ये मत सोचना है कि सिर्फ हम ग्रोइंग क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर एज अ होल। ओके, थर्ड आता है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड इंटेंसिटी। मैं ये दोनों टॉपिक्स जो हैं, जो सब टॉपिक्स हमारे क्रॉस क्रॉप्ड एरिया, जिसे हम जीसीए भी बोलते हैं और एनएसए भी बोलते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि पता नहीं ये क्या दे दिया है, मुझे भी होता था जब मैं पढ़ रही थी, है ना। लेकिन बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो हमारे जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है अबाउट 197.32 मिलियन हेक्टेयर है। हम इधर मल्टीपल क्रॉपिंग साइकिल्स लेते हैं, और अगर हम नेट सोन एरिया की बात करें तो 139.35 मिलियन हेक्टेयर जो हमारा लैंड है वो नेट सोन एरिया के अंडर आता है। और जब हम लोग क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमारी 141.6% आती है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। एग्रीकल्चर में हम लोगों को बेसिकली क्रॉपिंग इंटेंसिटी का अमाउंट बढ़ाना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज क्रॉस क्रॉप्ड एरिया एंड नेट सोन एरिया। तो क्रॉपिंग पैटर्न और इंटेंसिटी में हमारा आता है एनएसए। एनएसए क्या होता है? ये होता है हमारा नेट सोन एरिया। क्या होता है हमारा? नेट सोन एरिया। इसका मतलब है सपोज मेरे पास 3 फील्ड हैं, ओके, 3 फील्ड हैं यहाँ पे हमारे 1-1 एकड़ के। मैंने एक फील्ड में थ्रू आउट ईयर कुछ नहीं उगाया, सिर्फ मैंने वीट को ही उगाया, गेहूं को ही उगाया। दूसरे में मैंने क्रॉप रोटेशन कराया। देखो ये जो बॉर्डर है ना, ये डिफरेंट हमारे प्लॉट्स को दर्शा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट कलर से मैंने इसीलिए इन्हें दिखाया है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ पे क्रॉप रोटेशन चल रहा है, यहाँ पे भी क्रॉप रोटेशन चल रहा है, अलग अलग क्रॉप्स उगाई जा रही हैं एक फील्ड में। यहाँ पर भी एक क्रॉप, डिफरेंट क्रॉप्स उगाई जा रही हैं। सपोज इधर क्रॉप रोटेशन की जगह इंटर क्रॉपिंग हो रही होती है, यहाँ पे एक क्रॉप, यहाँ पर एक क्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक लैंड पे मल्टीपल क्रॉप्स को उगाया जा रहा है। लेकिन हम लोग एनएसए में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितनी क्रॉप्स उगा रहे हैं, कितनी बार उगा रहे हैं। बस अगर आपने एक बार भी उस लैंड पे क्रॉप उगाई है तो वो लैंड काउंट किया जाता है। सपोज़ हमारा ये 3 लैंड है, मैंने इसमें मल्टीपल क्रॉपिंग करी है, यहाँ पे मैंने क्रॉप रोटेशन करा है, यहाँ पे मैंने वीट उगाया है। लेकिन जब मैं नेट सोन एरिया टोटल करने जाऊँगी तो मेरे को सबको एक बार ही काउंट करना है थ्रू आउट द ईयर, नो मैटर वॉट हाउ मेनी क्रॉप्स आई हैव प्लांटेड इन दैट फील्ड। तो यहाँ पर भी 1 एकड़, यहाँ पर भी 1 एकड़, यहाँ पर भी 1 एकड़। तो मेरा जो नेट सोन एरिया आएगा वो मेरा 3 एकड़ का आएगा। ओके, मेरे को लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ ताकि आप लोगों को मोर क्लियर हो। ये हमारा टोटल एरिया ऑफ लैंड होता है। ऑब्वियसली लैंड एरिया होगा हमारा जिसपे हम लोग क्रॉप्स को उगाते हैं एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, एक बार में, साल के एक बार में एटलीस्ट। लीस्ट मतलब मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि एक साल तो आपको एटलीस्ट उगाना पड़ेगा। और जो वो ईच लैंड ऑफ है, जो ईच प्लॉट ऑफ लैंड है, उसे हम लोग काउंट करेंगे ओनली 1 टाइम, एक बार काउंट किया जाएगा, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स द क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन इट थ्रू आउट द ईयर। ये फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितनी बार क्रॉप्स उगाई हैं, लेकिन अगर आपने एक बार भी उगाई है तो हम उस लैंड एरिया को काउंट करेंगे। इट शोज द बेस एरिया दैट इज़ यूज्ड फॉर फार्मिंग। ये हमारा बेस एरिया दिखाता है। क्या दिखाता है? बेस एरिया दिखाता है जो कि हम लोग फार्मिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली ये हमें बताता है कि एग्रीकल्चर में हमारा लैंड एरिया कितना है जिस पे खेती करी जा रही है एक साल के अंदर, कितना लैंड है। तो ये हमारा कुछ ऐसे कैलकुलेट होता है नेट सोन एरिया। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है सपोज मैंने एक लैंड उठा लिया जिसमें से मैंने एक प्लॉट उठाया था, ठीक है, और मैंने विंटर सीजन में उसमें जो है अपना गेहूं उगा दिया, और समर सीजन में मैंने अपना सपोज मेज़, या फिर मैंने क्या करा, समर मतलब खारिफ सीजन में मैंने अपना चावल उगा दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने सेम फील्ड में 2 बार क्रॉपिंग करी है, ठीक है, मैंने बोला तो उधर काउंट मत करना, लेकिन इधर अगर आपने 2 बार क्रॉपिंग कर दी है तो आपको वो लैंड एरिया 2 बार काउंट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो अगर मैं सिंपल शब्द में समझाऊं कि मेरा अगर वहाँ पर लैंड था, ठीक है, वहाँ पे लैंड था, सेम लैंड की बात हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे पहले मैंने जो है राबी सीजन में मैंने जो है वीट को उगाया, राइट, वीट उगाया,
और मैंने खारिफ सीजन में क्या उगा दिया, राइस को उगा दिया। ठीक है, तो मेरा नेट सोन एरिया कितना आएगा, नेट सोन एरिया मतलब राबी वीट कुछ फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट 1 क्रॉप उगाई है ना, तो 1 हो गया, 1 एकड़। अगर मैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया पूछूं, है ना, तो वो कितना होगा, ये 2 बार हमारी क्रॉप्स उगाई गई हैं, प्लांट करी गई हैं, तो ये 2 एकड़ कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो ये होता है GCA। तो हमारा GCA का अगर हम देखें कि ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है हमारा कि जो टोटल एरिया यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स बट इट काउंट एवरी टाइम अ क्रॉप इज प्लांटेड। तो याद रखना है, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो ये आपका हेल्प करेगा। काउंट एवरी टाइम अ क्रॉप इज प्लांटेड, जितनी बार आप क्रॉप प्लांट करेंगे उतनी बार आपको वो एरिया काउंट करना पड़ेगा, इफ़ इट इज़ अ सेम पीस ऑफ लैंड। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे खेत में लगा के बैठ गए और फिर बोलो कि GCA तो गलत आ रहा है, ऐसा नहीं है, सेम फील्ड में लगा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ फार्मर प्लांट्स वीट ऑन अ प्लॉट इन विंटर, सेम जो एग्जाम्पल मैंने दिया, विंटर में वो हमारा जो है गेहूं लगा रहे हैं और हमारा खारिफ सीजन में, रेनी सीजन में हमारा राइस लगा रहे हैं, तो वो GCA कितना होगा हमारा, ट्वाइस हो जाएगा। तो ये जो GCA है रिफ्लेक्ट करता है कि फुल एक्सटेंट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन ऑन द लैंड एंड शो वेयर द मल्टीपल क्रॉपिंग प्लांटिंग मोर देन 1 क्रॉप इन अ ईयर। एक क्रॉप को अगर हम ज़्यादा बार लगाएंगे तो मतलब फुल एक्सटेंट बता रहा है कि हम लोग अगर पूरा इंटेंस क्रॉपिंग पे चले जाएं तो हमारा कितना ज़्यादा एरिया लगेगा। ओके, तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा GCA बढ़े। का मतलब मैंने ऐसे क्यों बोला, देखो GCA का मतलब है हमारा, अगर GCA कम रहेगा, GCA कम रहेगा इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि एक खेत पे बस एक ही बार हमारी फसल उगाई जा रही है, उसके बाद फसल उगाई ही नहीं गई, तो ये तो बड़ी गलत चीज़ हो गई ना। एक फील्ड को आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिया जाता है नेट सोन एरियाज। ओके, कि हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं वहाँ पे, उधर की बात नहीं हो रही, वो तो एक्चुअल हमारा एग्रीकल्चर लैंड एरिया कितना है वो हमें बताता है, लेकिन GCA बताता है बेसिकली हम लोग उसे कितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइज कितना करा जा सकता है एक लैंड एरिया। तो अगर ये कम है तो इट इज़ अ कंसर्न। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देने का ज़रूरी है। एक तो मेरा हिंदी खराब है, ऐसा लगता है मेरे को कभी कभी, जबकि मैं हिंदी में ही बात करती हूँ, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा GCA जो है हमें मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग पैटर्न्स तो हम समझ रहे हैं, अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी तो समझना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं व्हाट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न के अंडर ही चल रहा है, अभी हम लोगों का टॉपिक खत्म कहाँ हुआ। हम लोगों को पढ़ना है ना कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या थी। मैंने बोला था कि 141 से परसेंट तो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ऐसे तो बहुत बेकार है हमारा। तो ये क्यों है, देखो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जस्ट अभी हम लोगों ने बात करी, फर्स्ट स्लाइड में मैंने डेटा भी दे रखा है, आप खुद कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखना कि जो हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वो 192 समथिंग है और हमारा नेट सोन एरिया 139 है। इनटू 100 करते हैं तो हमारा जो हमारा परसेंटेज आता है वो हमारा 141% आता है, जो कि हमें ये बता रहा है हम लोगों को तो एटलीस्ट 200 तो होना ही चाहिए था ना। कि सपोज आप लोग बोल रहे हैं कि हमारे देश में जनरली 2 बार खेती करी जाती है, एक बार गेहूं की और एक बार राइस की, लेकिन जब हम लोग क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकाल रहे हैं हमें पता चल रहा है ये इतना भी नहीं है। कितनी दुख की बात है कि हम लोग 3 गुना की बात कर रहे हैं, हम लोग 4 गुना की बात कर रहे हैं कि इधर कर लो, इंटर क्रॉपिंग कर लो, क्रॉप रोटेशन कर लो। कई लोग बस एक ही बार खेती कर रहे हैं, एक ही बार खेती कर रहे हैं और हो गया, फिर लैंड छोड़ दिया। तो हम लोगों को एटलीस्ट 2 टाइम तो खेती करवाओ, तो भी ज़्यादा बहुत नेट प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज कर जाएगी, है ना। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट सोन एरिया हमारा एटलीस्ट 200 तक तो हम पहुंचा ही सकते हैं 2 बार खेती करके। ठीक है, तो ये हमारा एक कंसर्निंग चीज़ है, तो कि इंक्रीज करी जा सकती है। हमारा नेक्स्ट आता है इरिगेशन। इरिगेशन में भी सेम सिमिलर से ही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। इधर भी हमारा लैंड का बात जब हो रहा है तो लैंड को पानी भी तो चाहिए, बिना पानी के कौन सी क्रॉप उगा लोगे, इरिगेशन तो चाहिए ही, मस्ट है। ठीक है, तो एक हमारा ग्रॉस इरिगेटेड एरिया आ जाता है, एक हमारा नेट इरिगेटेड एरिया आ जाता है, तो मैंने सेम सी ही बात होगी। तो यहाँ पर हमारा जो इंटेंसिटी होगा ना वो सिमिलर ही देखने को मिलेगा लैंड के। अब हमें ये भी पता है कि हमारा जो लैंड है हम लोग उसकी अभी एक ही बार खेती कर रहे हैं कई जगहों पर, तो जो कि बढ़ाई जा सकती है। तो इरिगेशन में भी हमें यही देखने को मिलेगा कि इरिगेशन का भी तो इंटेंसिटी तभी बढ़ेगी ना जब लैंड पे जो क्रॉप हम उगा रहे हैं उसको हम लोग 2 बार तो एटलीस्ट उगाएं, तभी तो इरिगेशन बढ़ेगा। इधर जब सपोज आप समझ लीजिए कि हमारे पास अराउंड
71.55% जो है हमारे पास इरिगेटेड है, जिसमें से हमारा कैनाल का इतना शेयर है और ट्यूबवेल का इतना शेयर है। कोई इन डेटा को नहीं पूछ रहा है, आप बस इतना ध्यान दें। और इन डेटास को भी सिर्फ जो हमारा जोग्राफिकल एरिया वाला डेटा है वो ज़्यादा काम का होता है, बाकी सब आप पढ़ लीजिए, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इरिगेटेड इंटेंसिटी की बात करें तो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया हमारे पास इतना है, तो हमारे पास इंटेंसिटी जो हम निकालते हैं तो वो इतनी आती है। मतलब ग्रॉस इरिगेटेड एरिया 102.67 है और ये हमारा 71.55 है। तो ये हमारा जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आता है 143.49। मतलब एटलीस्ट 71 का तो डबल होना चाहिए था ना, ये तो बहुत कम रह गया। तो हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कई जगहों पर लैंड को 2 बार भी यूज़ नहीं करा जा रहा है। 2 बार यूज़ नहीं करोगे तो इरिगेशन भी कहाँ से दोगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हमें ये भी बता रहा है कि इरिगेशन की फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव होंगी। हम लोग अंडर हैं अभी, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर रिसोर्स को भी हम लोग मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। हम लोग कैनाल और ट्यूबवेल से ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो कैनाल और ट्यूबवेल होते हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा पानी को खर्च करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर ऐसी प्रैक्टिसेस को यूज़ करें इरिगेशन में तो हमारा वाटर कंजर्वेशन भी बढ़ सकता है। तो यही बात करी गई कि एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ाना है, इनपुट को कम करना है। सो दिस ऑल्सो शोज दैट कि इरिगेशन भी एक फैक्टर हो सकता है हमारा टू स्टडी, और ये इम्पोर्टेंस हमें बताता है एग्रीकल्चर के अंदर कि हम लोग कैसे इन रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं ताकि हम लोग एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। नेक्स्ट आता है लैंड होल्डिंग। हम लोगों ने अभी तक बात करी कि जितना अवेलेबल लैंड है उस पर खेती का क्या काम चल रहा है, लेकिन ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग की बात करें कि मतलब हमें ये पता है कि हमारा जो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है 146.45 है, ठीक है। इतने पे काम चल रहा है हमारा, इतना लैंड होल्डिंग है हमारे पास। लेकिन उसमें से जो हम लोगों ने साइजेस के बेसिस पे कैटेगराइज किया, साइजेस के बेसिस पे देखा कि कितना एक फार्मर पे कितना हमारे पास लैंड होल्डिंग है, कितना लैंड होल्डिंग उनके पास है, तो ये पता चला कि ये हमें टेबल देखने को मिली। हमारे 68% जो फार्मर्स हैं उनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, इतना कम है। उसके बाद हमारे स्मॉल आ जाते हैं। देखो मार्जिनल ऊपर आएगा, मार्जिनल लगता है सिमिलर टू मीडियम, बट मीडियम एंड मार्जिनल बोथ आर डिफरेंट। मार्जिनल पहले आता है, ओके। स्मॉल जो होता है 1 to 2 हेक्टेयर का जो है, फिर हमारे को लैंड शेयरिंग देखने को मिलती है। फिर हमारे लैंड होल्डिंग बढ़ने लगती है 2 से 4, 4 से 10, फिर 10 से सबसे ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं जितना जितना लैंड एरिया बढ़ रहा है और उस रेशियो में हमारे जो फार्मर्स हैं उतनी तेज़ी से घट रहे हैं, कि जैसे हमारा लैंड होल्डिंग कम है तो फार्मर ज़्यादा हैं, हमारी लैंड होल्डिंग ज़्यादा है तो हमारे फार्मर्स जो हैं उसमें कम है। बहुत कम परसेंटेज ऑफ फार्मर्स के पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है, और कई हमारे जो मार्जिनल फार्मर्स हैं सबसे ज़्यादा इसी ग्रुप में आते हैं जिनके पास 68% टोटल हमारा देखने को मिलता है लैंड होल्डिंग। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ें, एग्रीकल्चर को जीडीपी में देखें, शेयर देखें, उनके हिसाब से हम पॉलिसीज़ फॉर्म करें, तो हमें ये डेटा भी ध्यान में रखना चाहिए कि मैक्सिमम फार्मर्स के पास ज़मीन ही नहीं है, 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, इधर हमारा एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है लैंड डिग्रेडेशन एंड रिस्टोरेशन एफर्ट्स। हमारे जो डिग्रेडेड लैंड है उसका डेटा निकाला तो हमें पता चला अप्रॉक्सीमेटली 65.57 जो हमारा मिलियन हेक्टेयर डेटा है, मिलियन हेक्टेयर एरिया है, वो हमारा डिफॉरेस्टेशन में आता है, हैवी रेनफॉल एरियाज़ में आता है, ओवर ग्रेजिंग, एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यूज़ और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंडर आता है। मतलब हमारा इतना लैंड जो एरिया है वो इतना डिग्रेड किया जा चुका है बाय दीज प्रोसेसेस। तो ये हमारा एक कंसर्निंग है कि इतना हेक्टेयर लैंड तो हम अभी अभी ऐड कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर एरियाज़ में, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी। सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर मोर डेवलपमेंट में हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, इन सब को भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग इन सब प्रॉब्लम्स को ट्रीट करेंगे तो हम लोग डिग्रेडेड लैंड को वापस रिस्टोर कर पाएंगे। तो आपको रिस्टोरेशन एफर्ट्स के बारे में भी लिखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ला सकती है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ द लैंड रिसोर्सेज, या फिर हमारी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि एरिया जो भी हमारा डिग्रेडेड लैंड है
उनके बारे में हमें नॉलेज दे पाए ताकि हम उन्हें रिस्टोर कर पाएँ। पब्लिक है और हमारी गवर्नमेंट जो है उनके कोलैबोरेशन से, उनके कंबाइंड एफर्ट से ही हम लोग ये रिस्टोर कर सकते हैं 65.57 मिलियन हेक्टेयर का लैंड। ओके, नेक्स्ट आता है सोशियो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। सोशियो या फिर सोशल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, तो हमें अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि 54.6% हमारे जो हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं और रूरल पॉपुलेशन कितनी है 68.9, जो कि ये हमारे कम्युनिटीज़ जो कम्युनिटी सर्विस करते हैं या फिर एग्रीकल्चर जिनका मेन लाइवलीहुड है वो अराउंड 68.9%, जो कहीं ना कहीं किसी वजह से किसी तरीके से हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल लिंक हम देख सकते हैं, जैसे कि कई हमारी इंडस्ट्री जो हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती हैं फॉर देयर रॉ मटेरियल। हमारा फूड प्रोसेसिंग हो गया, बायोफ्यूल्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, तो एक एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज वेल एज कम्युनिटीज़ को बिल्ड करने में, कम्युनिटी रेजिलियंस को, एज देयर आर 68.9% पीपल दैट आर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। अब आते हैं थोड़े क्वेश्चन डिस्कशन पे ऑन द क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जस्ट हम लोगों ने पीछे पढ़ा, उसके बेसिस पे हमारे कई क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 1 हमें दे रखा है कि ये बताओ कि एक फार्मर है, ठीक है, वो हमारा 1 साल में लिख लो, 1 साल में दे नहीं रखा, लेकिन आप कंसीडर करना, आपको क्वेश्चन रीड करके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस कर रहा है शुगर केन, कॉटन और वीट की फार्मिंग, ठीक है। अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप कितने समय के लिए उगाई जाती है। तो जब हम एग्रोनॉमी को थोड़ा आगे तक पढ़ लेते हैं ना, तो हमें ज़्यादा बेटर नॉलेज होती है, लेकिन मैं इधर इंक्लूड कर रही हूँ ताकि आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर लें इसे। सोइंग पढ़ा दूँ, सीड के सीजन्स पढ़ा दूँ, है ना, तब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बेटर आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। बट इधर भी आप देखिए कैसे होता है। तो शुगर केन जो होता है ना, वो 10 से 12 महीने लगते हैं उसको ग्रो करने में। ओके, 10 से 12 महीने लगते हैं उसे ग्रो करने में। कॉटन एक खारिफ सीजन की क्रॉप है और वीट एक हमारी राबी सीजन की क्रॉप है। इतना तो मुझे समझ में आता है। ये शुगर केन हम लोग कब लगा देते हैं, जनवरी फरवरी में जो है इसकी हमारे जनवरी फरवरी में हमारा मोस्टली इसका काम हो जाता है, ठीक है, लगने का। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोगों को पता है GCA, सॉरी मैं इसे पूरा लिखती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। हमारे कुछ लोग होते हैं उनको कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो हम लोग क्रॉपिंग इंटेंसिटी को देखते हैं। सो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है हमारी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, आई होप दिख रहा हो, ये बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया, नहीं दिख रहा होगा, है ना। खुद सॉल्व करके देखो, बाकी छोटा छोटा तो फिर आंसर भी दिख जाता है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी में तो क्या है हमारा, ये हमारी 3 क्रॉप्स देखने को मिल रही हैं। अब हमें इतना तो पता चल रहा है, एक और चीज़ याद रखना, देखो इधर ऐड कर लेना, कहीं पे पॉइंटर में ऐड कर लेना, एक तो बहुत इधर देख लो, ऐड कर लेना पॉइंट। जब भी हम इंटर क्रॉपिंग करते हैं, राइट, इंटर क्रॉपिंग करेंगे तो जितने एरिया में एक क्रॉप लग रही है हम उसी का एरिया जो है लेते हैं, उस रेशियो में लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी इंटर क्रॉप हो रही थी और उसमें बोला कि शुगर केन और सम क्रॉप X और Y जो है एक साथ लगे हुए थे, तो मतलब मैं इंटर क्रॉपिंग में आधा उसको दूंगी और आधा लैंड उसको दूंगी, ठीक है। आधा इसको दिया, आधा इसको दिया, तभी तो इंटर क्रॉपिंग कर पाओगे। ऐसा थोड़ी उसके ऊपर चढ़ा के क्रॉपिंग करोगे, नहीं ना, तो ऐसा तो नहीं होता। दूसरा आता है हमारा क्रॉपिंग, दूसरा क्या होता है हमारा क्रॉप रोटेशन। हाँ, क्रॉप रोटेशन में तो ये रहता है कि आपने एक क्रॉप उगा दी, उसके बाद दूसरी उगा दी, फिर तीसरी उगा दी, लेकिन उसकी दूसरी वाली के साथ नहीं उगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लेंगे। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है शुगर केन है, कॉटन है और वीट है। तो हमें याद रखना है क्रॉपिंग इंटेंसिटी में ना हमें मिनिमम करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 लो 2 साल की क्रॉप, ऐसा नहीं करना है। अगर हो पा रहा है तो आप ये देखो कि ये इंटर क्रॉपिंग कराई जा सकती है कि नहीं कराई जा सकती है। अगर कराई जा सकती है तो ऑब्वियसली आप 1 साल के अंडर ही लेंगे। अगर नहीं कराई जा सकती तब आप 2 साल या फिर उससे ज़्यादा का जो है उसको कंसिडरेशन में लेंगे। ओके, तो इस केस में क्या है हमारा, इस केस में हमें देखने को मिल रहा है कि शुगर केन, कॉटन और हमारा और हमारा वीट है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी में अगर हमारी शुगर लगाई जा रही है, शुगर सपोज करो शुगर केन मैंने हाफ में खेत में मैंने गन्ना लगा दिया, ठीक है। और हमें पता है कि खारिफ सीजन और राबी सीजन तो सेपरेट है, मतलब ऐसा मान लो ना चावल और गेहूं लगा रहे हैं, तो चावल की कटाई होगी, फिर हमारा गेहूं का लगाया जाएगा, सोइंग गेहूं की होगी। तो मतलब आधे समय हमारा क्या रहा, कॉटन उगाया गया, कॉटन उगा दिया। और फिर बाकी आधे समय क्या करा हम लोगों ने, कॉटन की जगह पर
क्या लगा दिया, कॉटन की जगह पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, गेहूं लगा दिया, ठीक है। तो गेहूं लगा दिया, तो मतलब शुगर केन तो कांस्टेंट रहा, लेकिन हमारे यहाँ पे जो क्रॉप थी, एक बार कॉटन लगाई गई, एक बार हमारी वीट लगाई गई। ऐसी तो समझ में आ रहा है। तो हम इसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी में उतारते हैं, GCA में और NSA में। NSA ये होता था ना, GCA और नेट सोन एरिया इंटू 100। अब मैंने क्या बोला था, GCA कब काउंट करते हैं, GCA काउंट करते हैं जितनी बार आपने प्लांटिंग करी है। डिफाइन याद रखना, वहाँ पे लिखा भी हुआ है, जितनी बार आप क्रॉप को प्लांट करते हैं उतनी बार आपको काउंट करना पड़ता है। तो मैंने शुगर केन एक बार लगा दी तो 0.5 दोनों लैंड के लिए ना, हर बार उगा रहे हैं। फिर हमारा जो है कॉटन आधे लैंड पे उगाया गया, फिर उसे हटा दिया, फिर से एक और बार लगाया, और टोटल नेट सोन एरिया कितना है हमारा, 1 लेंगे हम, 1 लेते हैं। इधर कोई मिलियन हेक्टेयर ऐसा कुछ नहीं होता, 1 ले रहे हैं, ठीक है। 1 इंटू 100 कितना हो जाएगा हमारा, 1.5 इंटू 100% विच विल कम अराउंड 150%। तो ये हमारा आंसर आएगा 150। ओके, नेक्स्ट है, एक ईयर इन्होंने दे रखा है ऑलरेडी, 1 ईयर का क्रॉप रोटेशन है जिसमें मेज, वीट और अनियन उगाया जा रहा है। ओके, सो मेज जो है हमारा जनरली जैसे राइस को उगाया जाता है खारिफ में, वैसे ही हमारा मेज भी उगाया जाता है। तो पोटैटो जो है हमारा राबी सीज़न में उगाया जाता है, और अनियन जो है हम लोग समर सीज़न में या फिर जैद में उगाते हैं। तो हमें तो ये सारे सीजन एक ही में मिल गए, तो हम लोगों को 1 साल से ऊपर जाना ही नहीं पड़ा, मतलब 1 साल इधर ले लिया। नेट सोन एरिया 1 ईयर, कंसिडर 1 ईयर इट इज़, है ना। तो नेट सोन एरिया 1 साल के अंदर, ठीक है। तो हमारा एक साल के अंदर हम लोगों ने मान लिया नेट सोन एरिया में GCA होता है, लेकिन हम लोग काउंट करेंगे कि कितने साल में और कितनी क्रॉप्स लगाई जा रही हैं उस हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी हम लेंगे। क्रॉपिंग इंटेंसिटी में 1 2 3 क्रॉप्स आ गई, सही लिखा है ना मैंने, क्रॉप रोटेशन। हाँ, क्रॉप रोटेशन में GCA में जितनी बार आप प्लांट करेंगे उतनी बार आपको काउंट करना पड़ेगा, और जो हमारा नेट सोन एरिया है उसको आप लोगों को लेना पड़ेगा। तो नेट सोन एरिया कितना है, 1 ही लेंगे, क्योंकि हमने बोला था क्रॉप चाहे कितनी भी उगाओ, अगर एक ही ज़मीन पे उगा रहे हो तो उसे एक ही बार लेना। अगर मैं 2 डिफरेंट लैंड्स की बात कर रही होती तो मेरे को वहाँ पे लेना पड़ता 2। और एक और बात है, आप कब 2 लेंगे नेट सोन एरिया में, जब 2 साल की क्रॉपिंग हो जाए। आए समझ में। अगर मेरा 2 साल तक का मामला पहुँच गया तो आपको 1 साल का एक क्रॉप, दूसरी साल का एक बार एक और लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे 2 आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे CI, तो 3/1 1 साल का इंटू 100, तो ये कितना आ गया 300%। ओके, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, और अगर डाउट है तो एक बार फिर से समझ के खुद कोशिश करिए, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग में हाफ लेना है। मैं दोबारा क्यों नहीं ले रही यहाँ पे शुगर केन का, क्योंकि मैंने एक बार प्लांट कर दिया है, मैं उसको काट नहीं रही 10 से 12 महीने के लिए, तो इसीलिए मुझे वो पूरा 0.5 लेके चलना पड़ेगा, और मैं आधे ही लैंड में लगा रही हूँ। ओके, तो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जब आप फ्यूचर में पढ़ लेंगे ना, तो आप और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे क्वेश्चन जो है अरुण कात्यान से ही हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो दीज आर द आंसर्स 150 and 300, yes. Okay, so now let's start with the agronomy. So before that, I am requesting all of you to please subscribe to my channel. About 79.9 people are not subscribing. What is stopping you guys? I don't understand. Education है ना, तो you can subscribe at least. Okay, so let's start. So agronomy क्या है? Agronomy जो है हमारी ग्रीक वर्ड से आई है। क्या है? ग्रीक वर्ड से आई है। हमारी जो एग्रीकल्चर था वो हमारा लैटिन लैंग्वेज से आया था, जबकि जो हमारी ग्रीक वर्ड से आई है वो एग्रोनॉमी आई है। तो एग्रोनॉमी 2 वर्ड से मिलके बना है, एग्रोज एंड नॉमस। सो एग्रोज का मतलब होता है फील्ड एंड नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। सो अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग फील्ड्स। सो अगर हम बात करें फादर ऑफ एग्रोनॉमी की, तो हु इज़ द फादर ऑफ एग्रोनॉमी? पीटर डी क्रिसेंस्की जो है हमारे फादर ऑफ एग्रोनॉमी है, जिन्होंने एक बुक लिखी थी ओपस रूरलिज्म कामो धर्म। ओके, तो इन्होंने फील्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में इस बुक में बताया था, इसीलिए इनको ये टाइटल भी मिला। सो नेक्स्ट आता है हमारा एग्रोनॉमी में, व्हाट इज एग्रोनॉमी?
सो एग्रोनॉमी इज द साइंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड एफिशिएंट लैंड मैनेजमेंट। हम लोग इसको साइंस और प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब हाउ कैन वी मैनेज द फील्ड, हाउ वी कैन मैनेज द फील्ड टू मैक्सिमाइज द क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिकली एग्रोनॉमी है तो फील्ड प्रोडक्शन, फील्ड मैनेजमेंट की स्टडी। तो हम कैसे मैनेज करें फील्ड को ताकि हमारी क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीज आ सके, ठीक है। एफिशिएंट यूज ऑफ द लैंड, दिस इज द साइंस एंड द प्रैक्टिस, ओके। तो हम लोग पढ़ते भी हैं और फिर इसे अप्लाई करते हैं। सो इट इज़ अ साइंस एज वेल एज अ प्रैक्टिस, ओके। तो हम लोग जो भी टेक्निक्स पढ़ते हैं या फिर हम लोग जो भी इसके अंडर पढ़ते हैं, हाउ टू एफिशिएंटली यूज़ द सॉइल और द रिसोर्सेज, ये सब हमारे डायरेक्टेड होते हैं टू इम्प्रूव द फील्ड क्रॉप प्रोडक्टिविटी। हम लोग कैसे फील्ड में जो हमारी क्रॉप लगी हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, यील्ड पर यूनिट एरिया, है ना, कैसे उसको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, तो उसकी स्टडी को ही हम एग्रोनॉमी कहते हैं, ओके। नाउ लेट्स कम टू द स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। मैंने यहाँ जो टॉपिक्स हैं एग्रोनॉमी के सब डिवाइडेड टॉपिक्स ऐसे डायरेक्ट नहीं दे दिए हैं, क्योंकि जब मैं डायरेक्ट लाइंस देती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा क्या रहता है, रट लो इन्हें, बस ऐसे रटने का रहता है। लेकिन आप लोग रटने के लिए थोड़ी ना बैठे हो, है ना, समझना चाहिए कुछ चीज़ें ना। आप स्कोप, इम्पॉर्टेंस, तो आप देख लेना कि हर एक सब्जेक्ट के, आप जो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो उनके काफ़ी सिमिलर से आपको साउंड करने लगेंगे एक पॉइंट के बाद एग्रीकल्चर में। सो मैं ये नहीं कह रही कि कॉमन बना लो, लेकिन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाई आर यू लर्निंग देम अगेन एंड अगेन, राइट। सो सबसे पहला आता है फील्ड मैनेजमेंट। ऑब्वियसली एग्रोनॉमी स्टडी अबाउट द फील्ड, सो हम लोग को फील्ड मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को पढ़ना पड़ेगा। हम इसमें जो है टीलेज को पढ़ते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को पढ़ते हैं, क्रॉप वेराइटीज सेलेक्शन कैसे करें, इरिगेशन कैसे करें, पेस्ट कंट्रोल कैसे करें, तो ये सारी प्रैक्टिसेस है। तो अब आप इन जो मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई, आप इनसे एक एक लाइन की सेंटेंस फ्रेम तो एटलीस्ट कर ही सकते हो। आई थिंक माई ऑडियंस इज़ नॉट दैट मच वीक इन स्टडीज़, आई गेस। जैसे कि टीलेज मैं वैसे आगे पढ़ाऊंगी, ऑब्वियसली कई लोगों को नहीं पता होगा टीलेज, है ना, लेकिन टीलेज जब पता होगा तो उसके बाद बना लेना। टीलेज क्या होता है, हम लोग कैसे मैनिपुलेट कर पाएँ अपने जो है सॉइल को, ताकि हमारा जो है कैसे मैनिपुलेट करें सॉइल को ताकि हमारी जो फर्टिलिटी ग्रोथ है हमारे प्लांट्स की वो बेटर हो पाए। सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है विद द हेल्प ऑफ द एग्रोनॉमी टेक्निक्स। वी कैन यूज वेरी फैंसी वर्ड लाइक हाउ वी कैन यूज दीज टेक्निक्स, वी यूज द पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस, साइंस, टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी। क्रॉप वेराइटी सिलेक्शन करेंगे हम लोग, तो क्रॉप वेराइटी सिलेक्शन से क्या है, हम लोग बेस्ट वेराइटीज़ को ही सिलेक्ट करेंगे। बेस्ट वेराइटीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी यील्ड बढ़ेगी। इरिगेशन प्रैक्टिसेस, प्रॉपर टाइमिंग पे हम लोग इरिगेशन देंगे, ऐसा अप्रोप्रिएट स्टेजेस पे हम लोग इरिगेशन देंगे। पेस्ट कंट्रोल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारी स्कोप में आती हैं। स्कोप ऐसे हम लोग क्या है, इन सब का यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली यील्ड और प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, यील्ड और प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। सबका ही यही हाल है, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, मतलब इंडिविजुअल टॉपिक्स को लेके मल्टीपल सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। क्रॉपिंग प्लानिंग, मतलब क्रॉप प्लानिंग क्या है, एग्रोनॉमिस्ट जो हमारे होते हैं उनका बेसिक, उनको नॉलेज होता है इन सब चीज़ों का, फील्ड को कैसे मैनेज करें, तो वो आपको बेटर बता पाएंगे। जैसे आप अगर सॉइल टेस्टिंग करा के आए, ठीक है, सॉइल टेस्टिंग करा के आए, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी, तो आप एग्रोनॉमिस्ट से क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं कि अब हम भाई क्या करें कि हमारी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो वो बताएंगे कि कौन कौन से हम क्रॉपिंग सीक्वेंसेस में लगा सकते हैं, कौन सी क्रॉप रोटेशन में हम ले सकते हैं, कौन सा ऑप्टिमल टाइमिंग रहेगा कि सोइंग का भी एज वेल एज हार्वेस्टिंग का भी, ताकि हम लोग लैंड से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को ले सकें, ओके। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन हम लोग करेंगे कि हम लोगों का जो है ना रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, सिर्फ एग्रोनॉमी यूटिलाइज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फील्ड इज़ नॉट अबाउट दिस। एक्सप्लॉयटेशन तो है, ठीक है, अब मानो मत मानो, यू आर एक्सप्लॉयटिंग द सॉइल, बट देर इज ऑल्सो अ टेक्निक कॉल्ड इज रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आप यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को, किसके लिए कर रहे हैं, ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं। और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, वी ऑल लिविंग बींग्स, है ना। ऐसे तो नहीं है कि मार देंगे, ऐसे अपन थेनोस तो है नहीं, है ना, थेनोस नहीं है। हम लोगों को तो सबको सर्वाइव करवाना है, हम तो एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, हम लोग सब चाहते हैं कि सब खुश रहें। तो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, हम लोग कैसे वाटर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, फर्टिलाइजर मिनिमम यूज़ करें, अगर करना भी पड़ गया तो कैसे, प्रॉपर तरीका क्या है। ऐसा नहीं है कि बस एक कट्टा लाए और फेंक दिया खेत में, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन, कौन सी स्टेज पे कितना डलेगा, इट इज़ ऑल रिकमेंडेड, ओके। ये सब रिकमेंडेशन में आता है। आप सॉइल हेल्थ एक बार चेक तो करवाइए अपने खेत की, है ना।
लेबर एफिशिएंटली कैसे यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे कर सकते हैं, ईल्ड एंड सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है एग्रोनॉमी। ओके, तो इसमें हमारे आते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में कि हम लोग प्रॉपर मेथड्स क्या है हमारे हार्वेस्टिंग के। ये नहीं है बस ऐसे दराती ली और खेत में कूद गए काटने पौधे, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर तरीका होता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद काटेंगे पीसीपी में अपना ऐसे पौधे वगैरह। देखो, अगर आपके यहाँ पे करवा रहे हैं प्रैक्टिकल काम, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। बुरा लगता है कि पता नहीं क्यों करा रहे हैं, लेकिन एट एंड यू लर्न अबाउट इट, है ना, कि कैसे होता है काम। अगर लेबर से भी करा रहे हो तो एक बार जाके खेत में देखो कि वो काम कैसे करते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। ओके, सो मेथड्स क्या हैं हार्वेस्टिंग के, क्रॉप स्टोरेज कैसे करी जाती है। कई लोग हमारे स्टोरेज का भी काम मतलब देखते हैं कि हमारे पास जनरली हम लोग जो एग्रीकल्चर में सीड स्टोरेज के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, और जब हम लोग जब हम एंटोमोलॉजी में जाते हैं, इन रिलेशन में पढ़ते हैं, तो हम लोगों को वहाँ पे क्रॉप स्टोरेज के बारे में ज़्यादा जानने को मिलता है। लेकिन एग्रोनॉमी में हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्रॉप को स्टोर करा कैसे जाता है। सिर्फ आप उगाने में ध्यान देंगे, स्टोर नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली जो आपने उगाया वो ख़राब हो जाएगा, है ना। रिसाइकलिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो पार्ट ऑफ द एग्रोनॉमी टू एंश्योर द सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ द साइकिल, कैसे सस्टेनेबल प्रोडक्शन करवा सकते हैं। ये नहीं है कि हम लोगों ने आज तो बिल्कुल एकदम खेत से पूरा ईल्ड ले लिया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसा सॉइल हमारी हेल्थ हो रही है, ख़राब हो रही है, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा है, और अगली क्रॉप में फिर बैठे हैं कि भाई इतनी यील्ड कम हो गई, ये वैरायटी अच्छी नहीं थी, इस बार तो फसल अच्छी नहीं हुई, इस बार मौसम ऐसा था। ऐसा नहीं है। आप जब इंटेंस यूज़ कर देंगे एक चीज़ को, तो वो दूसरी बार के लिए कम हो जाती है। सस्टेनेबल अप्रोच लानी पड़ेगी, है ना, कि आज यूज़ कर रहे हैं, कल भी यूज़ कर पाएँ, आगे की जनरेशन आए वो भी यूज़ कर पाए, थोड़ा ध्यान दे के चलना पड़ता है। ओके, सो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑल्सो कम्स अंडर द स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। तो दिस इज़ द टेबल बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी, दोनों के बीच का डिफरेंस है। और मैं बोलूँगी इसे आप खुद पढ़ना, कुछ इसमें इतना हार्ड नहीं है। डेफिनेशन तो ऑलरेडी कवर हैं, स्कोप ऑलरेडी कवर करा दिए। स्कोप में इधर हम लोग क्रॉप ग्रोइंग और फील्ड मैनेजमेंट की प्रैक्टिस की बात करें, इट कंबाइंस ऑल फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, हाइड्रोपोनिक्स, ऑल द थिंग्स। इसमें जो हमारे डिसिप्लिन्स इन्वॉल्व हैं वो हमारे इकोनॉमिक्स भी आ जाती है, एनवायरमेंटल, बिजनेस स्टडीज़, हम सब करते हैं। लेकिन एग्रोनॉमी में स्पेसिफिकली क्रॉप साइंस, सॉइल साइंस, ये सब चीज़ों के डिसिप्लिन्स के साथ पढ़ते हैं, राइट। गोल्स हमारे क्या हैं एग्रीकल्चर को लेके, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना, इकोनॉमिक सक्सेस हो, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना। इसमें सिर्फ क्रॉप यील्ड और हमारी सॉइल को हेल्दी कैसे रखा जाए, एग्रोनॉमी में ये आता है। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम लोग को फार्म, एनिमल्स और क्रॉप दोनों के बारे में ध्यान देना पड़ता है। लेकिन एग्रोनॉमी में वी ओनली टॉक अबाउट द टेक्निक्स, वी ओनली यूज़ द टेक्निक्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल हेल्थ एंड क्रॉप केयर। रिसर्च फोकसेस हम लोग सारी टेक्नोलॉजीज़ को लाते हैं जो कि एग्रीकल्चर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और हमारे सब चीज़ों को बढ़ाएगी, ठीक है। और हमारी जो एग्रोनॉमी है वो हमारे बेटर प्रोटेक्ट करेगी सॉइल को और क्रॉप्स को। ओके, so this was all for the today's lecture, and if you have any doubt you can ask me in the comment section and I will try to respond it as fast as I can. And please like and subscribe to our channel. We have already crossed the 1K limit, and thank you for showing us so much support. It means a lot to us, and we know we don't upload the videos on schedule, but we all are students, and we live in hostel, so basically there is so much noise, so we can't upload it or we can't record these videos, lecture videos. It needs to be very quiet, so it is quite difficult for us. So we get very limited time period to record these videos, so we are trying our best to improve the frequency of uploading these videos. And until then, thanks for watching and have a nice day.